देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, लिगेंड के बारे में देख रहे थे कि आखिर में लिगेंड क्या होता है। तो पता चला कि लिगेंड लिगेंड वह केमिकल स्पीसी है जो क्या करता है, सेंट्रल एटम को अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ठीक है ना। इस तरह से देखा जाए तो लिगेंड क्या है, एक तरह का लेविस बेस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराता है। किसको देता है, अब सेंट्रल मेटल एटम को। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन दे दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए, सारी कहानी देखिए होते। लिगेंड के क्लासिफिकेशन में देखिएगा, लिगेंड दो तरह के होते हैं मेनली। कौन कौन, एक चार्ज और एक न्यूट्रल। चार्ज वाले में पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव। पॉजिटिव के भी कुछ नाम बताए थे आपको, ये भी बताया था कि उसकी ज्यादा आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, कम से कम एटलीस्ट बोर्ड लेवल पे तो उसकी आवश्यकता नहीं है। और अगर निगेटिव है तो बहुत सारे लिगेंड्स का हम लोग नाम देखे थे, निगेटिव लिगेंड बहुत सारे थे। फिर न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल में भी दो तरह के लिगेंड, मोनोडेंटेड पॉलीडेंटेड। और चार्ज में भी दो तरह के हैं, निगेटिव में भी दो, मोनोडेंटेड और पॉलीडेंटेड। मोनोडेंटेड का मतलब हुआ कि वह लिगेंड जो एक साइड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा हो। और पॉलीडेंटेड का मतलब ये हुआ जो मोर देन वन साइड, मतलब उसका मन करे तो दो साइड से घेर सकता है, मन करे तो वो चार साइड से घेर सकता है, उसका मन करे तो छह साइड, मतलब बहुत तरह के लिगेंड इसमें होते हैं। पॉलीडेंट में बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, हेक्साडेंटेड सब हो सकता है इसके अंदर। तो निगेटिव में भी दो तरह का बांट लिया हम लोग। न्यूट्रल में भी क्या हुआ, दो तरह का हुआ। एक तो मोनोडेंटेड जो एक तरफ से घेर रहा हो, और दूसरा हमारा हो गया पॉलीडेंटेड जो बहुत तरफ से घेर रहा हो। यहां तक कोई दिक्कत? कितना कर लिए थे हम लोग लिगेंड में। और आपको ये भी बताया था कि लिगेंड में बहुत सारे नाम वाम दिया हुआ है, आपको एक लिस्ट भी दिए थे। लिस्ट का जो नाम है उसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, वो सारे नाम को ध्यान रखेंगे। और उसके बाद जो बाकी सारा जो है, तो इसमें बहुत सारा लिस्ट इसमें भी है, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है ना, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है। ठीक है ना, इसमें क्या बताएंगे, एक एक पढ़ कर बताना होगा। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कौन सा लिगेंड मोनोडेंटेड है, किस पे चार्ज -1 है, किस पर चार्ज -2 है, किस पर चार्ज 0 है। इसको याद रखिएगा, तो कल से ऑक्सीडेशन नंबर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है ना। तो आपको वहां पे आपको क्या होगा, फायदा होगा, वहां से आप अच्छा से क्वेश्चन बना पाइएगा। आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये पॉलीडेंटल लिगेंड निगेटिव वाले जिसमें जो एक से ज्यादा साइड से घेर सकता हो। ठीक है, इनके नाम दिया गया। ये मोनोडेंटेड है जो एक तरफ से घेरते हैं, ये क्या है, पॉलीडेंटेड जो एक से ज्यादा तरफ से घेरते हैं। यहाँ तक हो गया, पॉलीडेंटल लिगेंड का ही नाम है सारा। चलिए, यहाँ पे कुछ नया है, इसको समझ लेते हैं ये क्या कह रहा है। एक और हमारा क्लासिफिकेशन है, एक और लिगेंड का टाइप है जिसका नाम है एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है ना। अब एम्बीडेंटेड लिगेंड किसको कहते हैं ये समझ लीजिए, इसको समझाते हैं। आप देखिए यहाँ पे एम्बीडेंटेड लिगेंड किसको कहा जाता है। कुछ ऐसे लिगेंड्स हैं जिनके पास मोर देन वन डोनर एटम होंगे, जिसके पास दाता परमाणु एक से ज्यादा है। लेकिन जब बात आती है जुड़ने की, तो एक बार में वह एक ही तरफ से जुड़ सकते हैं, एक से ज्यादा तरफ से वो नहीं जुड़ सकते। कैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं साइनाइड का, CN माइनस होता है बेसिकली। इसका नाम आप जानते हैं साइनाइड आयन, जब लिखते हैं तो साइनो नाम लिखा जाता है इसका। ठीक है ना, साइनो नाम इस्तेमाल करते हैं। अब हम आपसे कहें कि चलिए इसके बारे में बताइए कि किधर से जुड़ना चाहता है, तो जिधर लोन पेयर होगा उधर से जुड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं हम लोग। कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन था, तो 3 गो इलेक्ट्रॉन को इधर बना लिए, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का इधर रखा गया। नाइट्रोजन के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होता है जी, 5 होता है, तो 1 2 3 इधर रख दिए, 4 5 इधर रखा गया। जब हम लोग शेयरिंग कराएंगे, यहां देखिए नाइट्रोजन का तो 8 गो हो गया, इसका कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन का कितना हुआ जी, 7। तो यहाँ पे एक माइनस चार्ज भी है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, इसको दे दी। यानी कुल मिला के इसका फोटो बना C ट्रिपल बॉन्ड N, एक लोन पेयर यहाँ पे है और एक लोन पेयर भी यहाँ पे है। ओवरऑल पर चार्ज कितना है, माइनस। अब हम आपसे कहें कि कार्बन इस साइनाइड में लोन पेयर कितना था, लोन पेयर दोनों के पास है, यानी दोनों डोनर हो सकता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो बात है, वो कार्बन भी दे सकता है और नाइट्रोजन भी दे सकता है। तो सवाल ये किधर से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा, इलेक्ट्रॉन कौन देगा। तो हम लोग कहेंगे कि दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये इलेक्ट्रॉन ये भी दे सकता है और इलेक्ट्रॉन ये भी, ये चाहे तो इधर से शेयर कर लेगा, चाहे तो वो इधर से शेयर करेगा। दोनों में से किसी भी डायरेक्शन से वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है। ठीक है ना। तो क्या दोनों एक बार कर सकता है, जवाब है कि ना, दोनों एक बार नहीं करेगा। वो या तो करेगा कार्बन की तरफ से और नहीं तो करेगा वो नाइट्रोजन की तरफ से। तो वैसे लिगेंड जिनके पास दो डोनर एटम होता है,
लेकिन वो जब शेयरिंग की बात होगी तो एक बार में किसी एक तरफ से ही इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकें, उन लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं? एम्बीडेंटेड या उभय दंतुर लिगेंड कहते हैं। उभय दंतुर लिगेंड के पास होता तो दो है, लेकिन एक बार में किसी एक ही तरफ से दे सकता है, दोनों तरफ से नहीं दे पाएगा। तो अगर क्या होगा अगर ये इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ से शेयर करे, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ से शेयर करेगा किसी मेटल को, तो इसका नाम लिखेंगे साइनो। इसका नाम क्या लिखाएगा? साइनो लिखाएगा। और अगर यही लिगेंड अगर नाइट्रोजन की तरफ वाला लोन पेयर शेयर करता है, तो इसका नाम लिखेंगे हम लोग आइसोसाइनो। ठीक है ना? दोनों में फॉर्मूला सेम है। अगर हम इसका को लिखें कि हमारे पास मान लेते हैं कोई कंपाउंड है, ऐसे वही वाला पुराना वाला कंपाउंड लिखते हैं K4FeCN6 ऐसे, या एक और फॉर्मूला लिखते हैं K4FeNC6। फॉर्मूला दोनों में सेम है कि नहीं है? और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की हम बात करें तो C इसमें भी 6 होगा, C इसमें भी 6 होगा, N 6 होगा, N 6 होगा, वो तो सेम है। नंबर ऑफ आइटम दोनों में सेम है। ये दोनों आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स याद रहे, समावयी संरचनाएं जो हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़े हुए थे, ये इस बार भी पढ़ेंगे। दोनों क्या आइसोमर्स हैं, लेकिन क्या दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है? नहीं। यहाँ पे कनेक्शन सी से हुआ है, यहाँ पे कनेक्शन नाइट्रोजन से हुआ है, यानी दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो नाम लिखते समय इसका नाम में हम साइनो लिखेंगे और इसके नाम में हम लोग आइसोसाइनो लिखेंगे। तो वैसे लिगेंड्स जिनके पास मोर देन वन डोनर एटम्स हो, लेकिन बॉन्ड बनाते समय वो दोनों में से किसी एक से, आइदर वन, किसी एक से अगर बॉन्ड बना रहे हो, तो हम क्या कहेंगे? उस तरह के लिगेंड को हम क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेड या उभय दंतुर लिगेंड कहते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है लैंग्वेज में, उसे समझ लेते हैं। क्या कर रहा है? ए लिगेंड विच कंटेन्स टू डोनर एटम्स, जिसके बाद दो डोनर एटम हो, बट वन ऑफ देम फॉर्म्स अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड एट अ टाइम, लेकिन जो एक समय में किसी एक की ओर से ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता हो, ठीक है ना, वो सेंट्रल एटम इज कॉल्ड एम्बीडेंटेड। क्या बोलते हैं हम लोग? एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए NO2- का, CN भी है, एक और क्या है? NO2- है। NO2- में हो सकता है कि वो नाइट्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन दे, और हो सकता है कि वो ऑक्सीजन की तरफ से दे। जब नाइट्रोजन की तरफ से देंगे तो लिखेंगे NO2, आज जब हम लोग ऑक्सीजन की तरफ देंगे तो लिखेंगे ONO। ठीक है ना? तो इसमें जब ये ऐसा लिखा रहेगा तो उसका नाम लिखेंगे नाइट्रिटो N, और जब ऐसे लिखा रहेगा तो क्या नाम लिखेंगे? नाइट्रिटो O। नाइट्रिटो O का मतलब डोनर एटम कौन सा है? ऑक्सीजन है। नाइट्रिटो N का मतलब क्या हुआ? डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन है। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे देखिए एक कंपाउंड यहाँ बना हुआ है, कंपाउंड है CONH3 इसका मतलब इस कोबाल्ट को 5 NH3 ने घेरा है और साथ में एक NO2 ने घेरा है। यहाँ पे बॉन्डिंग किससे हो रही है? N से हो रही है। अब वहीं पे यहाँ पे कंपाउंड है CONH3 ONO, यहाँ पर 5 NH3 तो घेरा ही है, एक NO2 भी घेरा है, लेकिन यहाँ पे बॉन्डिंग किससे हुई है? O से हुई है। इन दोनों कंपाउंड में अंतर, दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें कुछ आपको अंतर दिख रहा है ना? अंतर समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या कहेंगे कि वैसे लिगेंड्स जिनके पास डोनर एटम दो हैं, लेकिन वो एक बार में एक ही तरफ से जुड़ते हैं, उन्हें हम एम्बीडेंटेड लिगेंड या उभय दंतुर लिगेंड कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? कितने एम्बीडेंटेड लिगेंड अपने सिलेबस में है? तो अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें मात्र 3 एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में पढ़ने हैं। कौन कौन है? ये वाला, अगर नाइट्रोजन से देगा तो नाइट्रिटो N, O से देगा तो नाइट्रिटो O। SCN, या अगर S से देगा तो थायोसाइनाइटो, और N से देगा तो आइसोथायोसाइनाइटो। एक है MCN साइनाइटो, अगर C से देगा तो साइनो और N से देगा तो आइसोसाइनो। बस मात्र 3 गो। तो 3 गो का नाम नहीं याद हो जाएगा? एम्बीडेंटेड लिगेंड समझ गया क्या होता है? तो अभी तक जितना भी जानकारी मिला उसमें क्या क्या पढ़े हैं? मोनोडेंटेट, पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट के अंदर डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, ऐसे करके सब पढ़ लिए हम लोग। हेक्साडेंटेट तक गए थे। ठीक है ना? और एक और नया आ गया एम्बीडेंटेट। यहां तक कोई दिक्कत है इसमें? नाम में कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? अब यहां देखिए एक नया टर्म है जिसका नाम है कीलेशन। एक बार हल्का बताए हैं कीलेशन का मतलब। जैसे कल हल्का चर्चा हो रहा था कि अगर कोई ऐसे बाइडेंटेड लिगेंड हैं जिनके पास एक से ज्यादा डोनर एटम है, दो तरफ से, तीन तरफ से, चार तरफ से घेर रहे हो। जैसे ये मेरा एक लिगेंड है, ये लिगेंड है, एक इधर से घेर रहा है, एक इधर से, तो जब किसी मेटल पर जाएगा तो ऐसे घेरेगा। तो ये देखिए ये बीच में एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है ऐसे गोल। ठीक है ना? तो ये जो कीलेशन है बेसिकली ये आया है एक ग्रीक वर्ड कीले से। किससे निकला है ये? ग्रीक वर्ड कीले। कीले का मतलब होता है पंजा, जो किससे क्या करता हो? किसी चीज को घेरता हो। ये देख रहे हैं यहाँ पे मान लेते हैं सेंट्रल एटम रख दिए,
एक लिगेंड है जो क्या कर रहा है, दोनों साइड से उसको घेर ले रहा है। इसको ग्रीक वर्ड इसका नाम क्या है, कीले बोलते हैं। कीले का मतलब पंजा होता है, यानी कि कोई ऐसा लिगेंड जो दो तरफ से ऐसे आके घेर ले, उसको हम क्या बोलेंगे, वो कीलेट है। क्या बना रहा है, वो कीलेट बना रहा है, उसका स्ट्रक्चर में कीलेशन दिख रहा है, और उस लिगेंड को हम क्या कहते हैं, कीलेट लिगेंड कहते हैं। लिखते चीलेट है लेकिन पढ़ते हैं क्या उसको, कीलेट। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द वर्ड कीलेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक कीले मींस क्लॉ। क्लॉ का मतलब क्या होता है, पंजा। कीले से बना हुआ है, कीले का मतलब क्या होता है, पंजा होता है। फिर यहाँ पे देखिए, द लिगेंड्स लाई अराउंड द सेंट्रल एटम लाइक अ क्लॉ। जो लिगेंड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एम रखा गया है, आई लिगेंड है, तो लिगेंड सेंट्रल एटम को जब दो तरफ से घेरेगा तो एक पंजा की तरह बना रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि यह क्या है, एक तरह का किलेटिंग लिगेंड है। किलेटिंग लिगेंड बोलते हैं वैसे लिगेंड्स को जिनके पास मोर देन वन साइड के क्या हो, डोनर एटम हो, एक से ज्यादा डोनर एटम हो, दोनों एक साथ मेटल के साथ क्या कर रहे हो, बॉन्ड को बना रहे हो। कोई दिक्कत है यहाँ तक, पढ़ देते हैं इसको। वेन अ बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड यूजेज टू और मोर ऑफ इट्स डोनर एटम। जब कोई बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड दो या दो से अधिक डोनर एटम की सहायता से, दाता परमाणु की सहायता से किसी को घेरता है, क्या करता है, किसी सेंट्रल एटम आगे घेरता है, तो उस समय क्या होगा, ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन। तो क्या होता है, एक साइक्लिक, एक रिंग तरह की संरचना हमें प्राप्त होती है। ठीक है ना। इट इज नोन एज कीलेट, जिस उस रिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, कीलेट बोलते हैं। एंड द लिगेंड इज नोन एज कीलेटिंग लिगेंड, और उस लिगेंड को क्या बोलते हैं हम लोग, कीलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, तबाह कर दिया सब जी, मक्खी सब। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको कीलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। कोई दिक्कत, आगे देखिए। तो अभी हम लोग को एक और बात पता चल गया, कीलेटिंग लिगेंड क्या है। कीलेटिंग लिगेंड किसको बोलते हैं, वह लिगेंड जिसके पास एक से ज्यादा डोनर एटम है, और एक बार में वो एक से ज्यादा डोनर एटम के साथ क्या कर रहा है, कंबाइन करके एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, मतलब एक कीलेट का फॉर्मेशन कर रहा है। उस लिगेंड को हम क्या बोलते हैं, कीलेटिंग लिगेंड कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, आसान है। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये मक्खी सब तबाह कर दिया सर, मुँह देगा इसको, कोई खाएगा। शांत रहिए, यहाँ देखिए। फिर क्या, ये जितने भी लिगेंड्स के बारे में हम लोग अभी तक पढ़े हैं, सारा एक जगह पे है। ये थोड़ा सा नया था, इसको भी एक बार समझा देंगे, फ्लेक्सीडेंटेड क्या होता है। ये तो मोनोडेंटेड के बारे में जानते हैं, मोनोडेंटेड क्या है, जो एक तरफ से घेरता हो। बाइडेंटेड जो दो तरफ से घेरता हो। साइमल्टेनियसली का मतलब एक ही बार में दो तरफ से घेरता हो, एक ही बार में एक तरफ से घेरता हो, एक ही बार में दो से ज्यादा तरफ से घेरता हो, क्या बोलते हैं, पॉलीडेंटेड बोलते हैं। एम्बिडेंटेड जिसके पास दो अलग अलग डोनर एटम हैं, लेकिन वो एक बार में किसी एक तरफ से ही घेरेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। फिर देखिए एक लास्ट में है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। ये कुछ नया है, फ्लेक्सीडेंटेड अपने सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है ना। फ्लेक्सीडेंटेड बोलते किसको है, वह लिगेंड जो चाहे तो अपने डेंटिसिटी को क्या कर दे, बदल ले। जैसे मेरी डेंटिसिटी 6 है, हम 6 तरफ से घेर रहे हैं, हमारा मन किया हमारा 4 तरफ से घेरे, 5 तरफ से घेरे, तो ये जो क्षमता है जिस लिगेंड के पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सीडेंट। मैंने फ्लेक्सिबिलिटी है, वो अपने डेंटिसिटी को क्या कर सकता है, बदल सकता है। मन कहे तो 4 तरफ से, मन कहे तो 5 तरफ से। तो समझ लेते हैं बेसिकली फ्लेक्सीडेंटेड क्या होता है। ये बहुत आसान है, कोई भारी नहीं है। देखिए यहाँ देखिए, हम लोग कहेंगे कि मेरे पास एक लिगेंड का हम फोटो बना रहे हैं यहाँ पे, CH2 ठीक है ना, नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन, CH2 C माइनस, CH2 C माइनस, CH2 C माइनस, और फिर से CH2 C माइनस। क्या नाम होगा इसका, इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। कल बताया था इसके बारे में। अच्छा सुनिए, इस लिगेंड की बात करते हैं हम लोग। इस लिगेंड में कितने डोनर एटम है, मतलब यह एक बार में कितने तरफ से घेर सकता है। तो हम लोग कहेंगे कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इधर से घेर सकता है, यहां भी लोन पेयर है, ये इधर से घेर सकता है, दो तो यही हो गया, 3 4 5 6, ये 6 तरफ से घेर सकता है। अगर सब कुछ ऐसा ही हो
सब कुछ ऐसा ही हो, और हम यहाँ पर ले आके और एक H लगा दिए, उसकी तो वैलेंसी पूरी हो गई। अब जो O पर माइनस हो क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो अब ये कितने तरफ से घेरेगा, अब ये घेरेगा मात्र 5 तरफ से। हम लोग फिर क्या किए, फिर इसको हटा दिए। अब ये कितने तरफ से घेरेगा, 4 तरफ से। इसको भी हटा दिए, कितना तरफ से घेरेगा, 3 तरफ से। इसको हटा दिए, कितना तरफ से घेरेगा, अब ये 2 तरफ से। यानी कि वह लिगेंड जो अपने डेंसिटी को चेंज कर सकता हो, जो अपने दंतुरता को बदल सकता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड कहते हैं। ये बहुत भारी नहीं है, भारी है क्या, आसान था ना ये, ठीक है। तो यहाँ पर जाके हम लोग लिगेंड के एक और वैरायटी के बारे में जान के, वो कौन सा है, फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड, ठीक है ना। अभी तक की जानकारी में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, लिगेंड एक तरफ से घेरने वाले को मोनोडेंटेड, एक से ज्यादा तरफ से घेरने वाले को पॉलीडेंटेड, उसमें अगर 2 तरफ से घेरेगा तो बाइडेंटेड, 3 वाले को ट्राई, 4 वाले को टेट्रा, 5 वाले को पेंटा, 6 वाले को हेक्सा। ये पॉजिटिव निगेटिव हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। हमें ज्यादातर न्यूट्रल और निगेटिव के बीच में ही पढ़ाई करनी है, पॉजिटिव वाले को चर्चा हम लोग ज्यादा नहीं करते। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है हम लोग पास, कोई दिक्कत नहीं है। एक फ्लेक्सीडेंटर है, फ्लेक्सीडेंटेट के बारे में यही जाने हैं कि जो अपने डेंसिटी को बदल सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। हो जाएगा, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर आ गया वर्नर की थ्योरी। ये वर्नर की जो थ्योरी है, इसको हम लोग समझना है कि वर्नर की थ्योरी क्या है। अगर आप एनसीईआरटी अपना खोलें तो आपको स्टार्टिंग में ही वर्नर की थ्योरी आपको दिखेगी। वर्नर क्या किए थे, तो वर्नर जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फादर हैं। इन्होंने ही इसके बारे में ज्यादा जानकारी ली थी, ठीक है ना, अल्फ्रेड वर्नर नाम था। इन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में कुछ बेसिक थ्योरी दी थी। उसी बेसिक थ्योरी को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। एक दो बार ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, जैसे 2017 में आया हुआ है ये क्वेश्चन कि वर्नर के सिद्धांतों को लिखें, इनके इनके सिद्धांतों की कमियों को लिखें, पहले तो इनके सिद्धांत में क्या क्या ये बताए थे, इनके सिद्धांत में क्या क्या छूट गया था जो ये नहीं बता पाए थे, ये सारी चीजों को हम लोग इसमें पढ़ना है। तो इनकी थ्योरी को, ये थ्योरी जो है इसको पहले हम कहीं आपको लिख के समझा देते हैं, उसके बाद तब हम लोग आएंगे इसको थ्योरी को पढ़ लेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। वर्नर के थ्योरी को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है ना। हम लोग क्या कहेंगे कि मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है K4FeCN6। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कंपाउंड है, हर बार इसी का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। इसीलिए K4FeCN6 का अगर हमको फोटो बनाना हो तो हम लोग कहेंगे क्या कि सेंट्रल एटम हमारा Fe है, इसको बीच में लिख लेते हैं। 6 तरफ से अगर साइनाइड घेर रहा है, तो अभी तो आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आइडिया नहीं है, अभी नहीं आइडिया है, लेकिन भविष्य में आइडिया होगा, बताएंगे इसके बारे में। ये 6 तरफ से घेर रहा है तो क्या बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। ऑक्टाहेड्रल में कितने तरफ से घेरा रहता है, 6, तो एक ऊपर से आके साइनाइड घेर लिया Cn, एक इधर से आया साइनाइड, एक इधर से आया साइनाइड, एक इधर से आया साइनाइड, एक इधर से आया, एक नीचे से आया, ये FeCN6 बन गया। इसके ऊपर 4 को माइनस चार्ज होगा, तब ना 4 को K प्लस आके पकड़ा है इसको, 4 को K प्लस को बुलाए हम लोग। अब वो चारों K प्लस जो है वो इससे क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, K K K, ठीक है ना। अब वर्नर ने क्या कहा था, वर्नर की बात माने तो वर्नर के हिसाब से वैलेंसी जो होती हैं, जो संयोजकताएं होती हैं, वो 2 तरह की होती हैं। वर्नर ने कहा था, वर्नर ने कहा था कि जो हमारा केंद्रीय परमाणु है, जो मेरा सेंट्रल एटम है, ये जो सेंट्रल एटम है ये वाला, ये 2 तरह की संयोजकता को प्रदर्शित कर रहा होगा, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, ठीक है ना। वर्नर के थ्योरी में सबसे पहले का लाइन यही है कि वर्नर के हिसाब से जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो 2 तरह की संयोजकता को, 2 तरह की वैलेंसी को शो करेगा। कौन कौन, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। हम लोग कहेंगे देखिए वैलेंसी हमारे पास 2 तरह की है। एक वैलेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी वैलेंसी, इसको हम बोलते हैं प्राथमिक संयोजकता। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक संयोजकता। और एक है हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी, इसको हम बोलते हैं द्वितीयक
इसको हम बोलते हैं द्वितीयक संयोजकता। एक प्राइमरी वैलेंसी हो गई और एक सेकेंडरी वैलेंसी हो गई, ठीक है ना। प्राइमरी सेकेंडरी दो तरह की वैलेंसी। अब क्या कहेंगे हम लोग कि प्राइमरी और सेकेंडरी किसको कहेंगे ये समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो बॉक्स के भीतर है, जो बॉक्स के भीतर है, यह होती है सेकेंडरी वैलेंसी। अच्छा, ये मोटा मोटी समझने के लिए है और अच्छे से इसको एक बार और एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। ये सेकेंडरी। आज जो ये आयनिक बॉन्ड टाइप का जो बना हुआ है, ये क्या है? ये है हमारा प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है ना। अब इसमें बताया गया था वर्नर के द्वारा कि दो तरह की वैलेंसी शो करता है, प्राइमरी सेकेंडरी। आउट ऑफ देम, इनमें से जो हमारा प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या होता है? आयनिक नेचर का होता है। प्राइमरी वैलेंसी आयनिक होता है। और ये जो है वो कोवैलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ये कैसे नेचर का होता है? कोवैलेंट। आयनिक का मतलब को पता है, आयनिक कैसे लिख लेंगे। और ये कैसे नेचर का होता है? सह संयोजक गुण दिखाता है ये। हो गया। अगला पॉइंट देखिए, जो प्राइमरी वैलेंसी है, वो जो आयनिक बॉन्ड बना रहा है, इट कैन डिसोसिएट, ये टूट सकता है। ये क्या हो सकता है? इनका वियोजन हो सकता है। जब पानी में डालते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, जब पानी में डालते हैं तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? टूट जाती है। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी का जो डिसोसिएशन है वो क्या होता है? नहीं होता है। सेकेंडरी वैलेंसी टूटती नहीं है। जैसे ही आप पानी में डालेंगे, आपको इसके बारे में बताया था, के फोर एफिशिएंसी को पानी में डाला गया, 4 को के प्लस अलग हो गया। अब पूरा का पूरा फेरोसाइनाइड आयन वो अलग हो गया। क्या फेरोसाइनाइड आयन डिसोसिएट हुआ है? जवाब है कि नहीं, फेरोसाइनाइड आयन में डिसोसिएशन नहीं हुआ है। टूटा कौन है? सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम टूट के निकला है। यानी जो मेरे ये प्राइमरी वैलेंसी है, जो डॉटेड लाइन से बनाया गया है, ये डॉटेड लाइन वाला बॉन्ड टूट सकता है आफ्टर एडिंग इन वाटर, लेकिन ये सेकेंडरी वैलेंसी डिसोसिएट नहीं होती है। यही ना कारण था कि साइनाइड अलग नहीं हुआ, ये अलग अलग आयनों का टेस्ट नहीं दिया था। शुरू में पढ़े थे हम लोग इसके बारे में, याद आ रही बात। तो सेकेंडरी वैलेंसी टूटेगी नहीं। तीसरा क्या देखिए, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बना हुआ है, हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं इसमें केमिकल बॉन्डिंग में, कि आयनिक बॉन्ड के साथ डायरेक्शन कोई मायने नहीं रखता है। जैसे हम मान लेते हैं बीच में क्लोरीन को रख दिए, अब सोडियम को इधर से लेकर आए तो भी चिपकेगा, और हम इधर नहीं लाके अगर इधर से लेके आते हैं तो भी चिपक जाएगा, नीचे लाएंगे तो भी यानी यहाँ पे दिशा का कोई महत्व नहीं होता। यानी कि ये पोटेशियम जो है, इसे जो बॉन्ड बनाया हुआ है, इस पोटेशियम के लिए कोई डायरेक्शन मायने नहीं रखता है। हम कहेंगे कि ये कैसे नेचर का होगा? ये नॉन डायरेक्शनल होगा। मतलब इसमें दैशिक गुण नहीं होता, ये दिशाविहीन होता है। ये क्या होते हैं? ये डायरेक्शनल होते हैं, इनमें दिशा का महत्व होता है। अब मान लेते हैं आयरन कह रहा है कि मेरे पास यहाँ पे ऑर्बिटल है, लाओ हमको इलेक्ट्रॉन दे दो। अब वो इस डायरेक्शन से नहीं है कि ऊपर से आ गया, तो क्या वो बॉन्ड बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो सेकेंडरी वैलेंसी के लिए डायरेक्शन का होना क्या है? आवश्यक है। प्राइमरी में डायरेक्शन नहीं रहेगा तो भी काम चलेगा। फिर लास्ट पॉइंट है कि प्राइमरी वैलेंसी डू नॉट प्ले एनी रोल इन शेप डिटर्मिनेशन। जो प्राइमरी वैलेंसीज है, यह आकार बताने में कोई भी रोल प्ले नहीं करती, कोई भी भूमिका अदा नहीं करती है। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी की सहायता से हम मॉलिक्यूल के आकार को बता सकते हैं कि आखिर में उसकी संरचना कौन सी है। जैसे ऑक्टाहेड्रल है, हमको बताएं ये ऑक्टाहेड्रल है, तो ये ऑक्टाहेड्रल इस आयनिक बॉन्ड के चलते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड के चलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड के चलते हैं। थोड़ी देर बाद हो सकता है कि पोटेशियम यहाँ आ जाए, ये वाला यहाँ आ जाए, ये वाला यहाँ आ जाए, हम इसको कहीं भी बना सकते थे। तो इसके इधर उधर चले जाने से इसका शेप थोड़े ना बदल जाएगा। इसका शेप किससे पता चलता है? सेकेंडरी वैलेंसी पता चलता है। हम कहेंगे ये शेप डिटर्मिनेशन को में कोई रोल प्ले नहीं करता है, आइए शेप डिटर्मिनेशन में रोल प्ले करता है, ठीक है ना। विद हेल्प ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी वी कैन इजिली डिटरमाइन शेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यानी कि द्वितीयक संयोजकता की सहायता से हम किसी भी जटिल यौगिक की संरचना को बता सकते हैं। आप प्राथमिक संयोजकता से नहीं बता सकते थे, किससे बताएंगे आप? द्वितीयक से बताएंगे। चलिए बताइए, यहाँ पे कोई समस्या है आपको? तो अल्फ्रेड वर्नर ने यही थ्योरी दिया हुआ था, ठीक है ना। वर्नर का जो थ्योरी था वो यही था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दो तरह की संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन है? एक प्राथमिक और एक द्वितीयक, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी।
इनमें से प्राइमरी का नेचर कैसा है, आयनिक है, और सेकेंडरी का नेचर जो है कैसा है, कोवेलेंट है। आयनिक जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा आफ्टर एडिंग इन वाटर, वो टूट सकता है, जबकि कोवेलेंट जो है, जो सेकेंडरी है, वो डिसोसिएशन नहीं होगा। जो प्राइमरी है इसके लिए दिशा का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सिंपल अट्रैक्शन फोर्स है, ये कैसे रख दीजिएगा आगे चिपक जाएगा। लेकिन सेकेंडरी है, यहाँ पे ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होनी आवश्यक है, इसलिए इसमें दिशा का महत्व है। लास्ट पॉइंट कह रहा है कि प्राइमरी वैलेंसी जो है इसको या शेप को निर्धारित नहीं करता, या कोई रोल प्ले नहीं करता है शेप डिटर्मिनेशन में, जबकि सेकेंडरी रोल प्ले करता है शेप डिटर्मिनेशन। पता है यहाँ तो कोई दिक्कत? आगे एक होमवर्क है, आपको दिखेगा स्लाइड में, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता के बीच में अंतर स्पष्ट करें। तो 4 को पॉइंट वहां से उठा के हम लिख लेंगे, नहीं लिख लेंगे? लिख लेंगे, कोई दिक्कत? ठीक है, तो यही था वार्नर का थ्योरी, वार्नर ने यही बातों को बताया था। घर पे जाके थ्योरी को पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बोल रहा है कि 2 तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंटेन करने के लिए हमारा जो है वो क्या करता है, जो प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन करती है, सेकेंडरी वैलेंसी वो कोवैलेंट होता है। और इन दोनों को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे देखिए दोनों को प्रदर्शित कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ देखिए, जैसे कि कंपाउंड का यहाँ पे फोटो बनाया हुआ है, COCl3.6NH3 दिख रहा है आपको, और दूसरा एक और है COCl3.5NH3 दिख रहा है दुगुना। यहाँ पे जो डॉटेड लाइंस बनाई गई हैं वो किसको दिखा रही हैं, प्राइमरी वैलेंसी को। आज जो एक डार्क लाइन बना हुआ किसको बता रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी। तो पानी में डालेंगे तो कौन टूटेगा, डॉटेड लाइंस, जो आयनिक बॉन्ड वो टूट जाएगा, जो कोवेलेंट बॉन्ड वो नहीं टूटेगा। याद रहेगा ये बात। जो जितने भी डार्क लाइंस हैं वो सभी क्या है, बॉक्स के भीतर हैं। डार्क लाइंस कहाँ होते हैं, बॉक्स के भीतर, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं। आज जो डॉटेड लाइन है वो कहाँ होंगे, बॉक्स के आगे या पीछे हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो डार्क लाइन में कौन कौन है, NH3 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 सब NH3, तो सारे NH3 को भीतर, और डॉटेड लाइन में 3 क्लोरीन और 3 क्लोरीन को बाहर। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे हम लोग किए क्या है, एक इसमें डार्क लाइन होगा, एक डार्क लाइन होना चाहिए यहाँ पे, ये डार्क लाइन बना लीजिए इसको। दोनों स्ट्रक्चर सेम उठा कर लगा दिया गया है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 डॉटेड लाइन है तो 2 क्लोरीन को बाहर, अब बाकी NH3 को क्या कर लिए हम लोग, भीतर कर लिए। समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, इसको आप घर से करके लाइएगा। हो जाएगा इतना तक। अब ये NCERT का एक क्वेश्चन है जिसको अभी हम लोग करने चल रहे हैं, चल ध्यान दीजिए। NCERT क्वेश्चन में ऐसे ही एक टेबल बनाया हुआ है, किताब है आप लोग पास, किताब है तो निकालिए, किताब खोलिए, सबसे लास्ट चैप्टर चल रहा है क्या, ओए सबसे लास्ट, फर्स्ट बुक का सबसे लास्ट चैप्टर है। ये दिखा, टेबल दिखा, टेबल दिख रहा है ना? यहाँ देखिए, हम इसको समझा रहे हैं क्या है। समझिए पॉइंट, समझिए क्या कर रहे हैं। अरे पीछे सिराज, क्लासों में पढ़ने तो फायदा होता है, समझ आ रहा है ना, बतियाने से कोनो फायदा नहीं है। वो आएगा जो दुनिया में आप पढ़े हुए हैं सब इधर रह जाएगा। कई दिन हुआ चैप्टर का, चौथा दिन है आज, चौथा क्लास है ना आज ना, 4 दिन हुआ। अभी लग रहा है कि स्थिति कुछ लोगों का डमाडोल हो गया है, कल परसों तो बिल्कुल आप बैठ जाइएगा जमीन पर, एकदम निश्चित है, पक्का है। नहीं पढ़ रहा होगा उससे क्या होगा, आइए ध्यान रखिएगा, एक एक करके 16 चैप्टर हाथ से निकल जाएगा, लास्ट में बाजार साफ। हर बार यही ना होता है जी, अगला चैप्टर है हमें, अच्छा बोलिए। दी- अब आप तो किसको मारिएगा, उसको बोलिए, उसके बारे में हम उससे बतिया ले अभी तो होते। हाँ हमको बताइए, ठीक है ना, हमको बताइए, उसके गार्जियन को फोन कर देते हैं, कह देते हैं कि आपका लड़का हाथ से निकल गया है, इतना तो हम कह देंगे। मैं हौसला लोगों ने बातें नहीं है। हाँ नहीं ठीक है, तो पहले हमको बता दीजिए, हमसे संभार में नहीं आएगा तब ना, हमसे पहले बताइए, उसको हम उसका उपाय कर देते हैं।
देखिए, अब मैटर क्या है ना, ये सारी समस्या कहां से उत्पन्न हो रही है जानते हैं? संस्कार सही नहीं मिला। गार्जियन जो है आपका, जो भी बच्चा इस तरह का डिस्टर्ब करने वाला फैक्टर क्रिएट कर रहा है, उसको संस्कृति के पहले बंद करने दीजिए। तो काका
खैर, अभी हम लोग किस टॉपिक पे थे कि हमारे पास एक कोई केमिकल कंपाउंड है और हमको बताना है कि उस केमिकल कंपाउंड में काउंटर आयन कितने हैं, उसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, उसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है। अब जैसे कि एक कंपाउंड का फॉर्मूला ऐसे दे दिया गया COCl3.6NH3, एक कंपाउंड का फॉर्मूला दे दिया गया COCl3.5NH3। आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें कितनी प्राइमरी वैलेंसी है और कितने सेकेंडरी वैलेंसी है? यहाँ पे तो बॉक्स बनाया ही नहीं हुआ है। तो एनसीईआरटी में इसके लिए क्या किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। पहले ये स्लाइड नोट्स में नहीं हुआ करता था, बाद में हम देखें कि हर बच्चा, हर पढ़ने वाला लड़का हमसे आके इसको पूछ रहा है कि सर इसका मतलब क्या हुआ, कैसे बनाया गया इसको। इसलिए हम इसको इंक्लूड किए लास्ट ईयर कि इसको समझाएंगे कि क्लास में कि क्या हुआ है ये। देखिए इसमें क्या हुआ है। हम लोग किए क्या है कि मेरे पास एक पहले से मैंने वेल प्रिपेयर्ड एक सॉल्यूशन है किसका, AgNO3 का, सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर नाइट्रेट के साथ खास बात क्या है कि अगर इसको कहीं से एक MCl मिल जाए, माने मेटल का क्लोराइड मिल जाए, माने कोनो भी एगो क्लोराइड मिल जाए, तो जो 10वां क्लास में एगो रिएक्शन पढ़े थे हम लोग, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो होगा और ये बना लेगा कौन सी, AgCl बना लेगा और जाके धराम दे जमीन पर नीचे बैठ जाएगा और साथ में बना लेगा जो भी मेटल का नाइट्रेट वगैरह है, जो भी एनीथिंग जो भी बनाना था वो बना लेगा आपका। ठीक है, ऐसा कुछ रिएक्शन होता है। तो हम अगर AgNO3 को डालें आ इसको क्लोरीन मिले, तो एगो क्लोरीन मिलेगा तो एगो AgCl बनेगा, दूगो क्लोरीन मिलेगा तो दूगो AgCl बनेगा, तीन गो मिलेगा तो तीन गो बनेगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम क्या किए कि पूरा भर के एक बड़े से कंटेनर में हम AgNO3 रख दिए हैं, मतलब सिल्वर नाइट्रेट बहुत ज्यादा है। हम इसमें से क्या कर रहे हैं, COCl3 में से क्या किए कि हम लोग इसमें से 3 मोल, ध्यान से देखिएगा, 3 मोल क्या किए, इसमें से 3 मोल उठा के और डाल दिए, 3 मोल, सॉरी 3 मोल नहीं, गलती बोल दी। हम लोग क्या किए, इसमें से 1 मोल उठा के डाल दिए। ये AgNO3 बहुत ज्यादा था, इसमें से क्या किए, 1 मोल डाले इसमें। जैसे ही इसको उठा के 1 मोल इसमें मिलाया गया, वैसे ही हम देख क्या रहे हैं कि 3 मोल AgCl बना। कितना बना, 3 मोल। इसके 1 मोल के मिलाने से 3 मोल AgCl बना है। इसका मतलब है कि ये जो कंपाउंड है ये 3 गो क्लोरीन छोड़ा है, तबे ना। फिर से बता रहे हैं, ये AgNO3 कंटेनर में बहुत ज्यादा भर के रखा हुआ था और इस COCl3.6NH3 में से हम क्या किए, 1 मोल निकाल के डाले। जब इसमें से 1 मोल डाले हैं तो हमारे पास 3 मोल AgCl बन गया। यानी हम कह सकते हैं कि यह एक मॉलिक्यूल 3 क्लोराइड आयंस को क्या कर रहा है, रिलीज कर सकता है। एक मॉलिक्यूल 3 क्लोराइड को रिलीज कर रहा है, इसका मतलब है रिलीज कौन होता है, सिर्फ आयनिक के बॉन्ड रिलीज होता है। तो हम लोग कहे कि इसका मतलब है कि जो तीनों क्लोरीन है ये कहाँ होगा, ये तीनों क्लोरीन बाहर होगा और NH3 कहाँ होगा, बॉक्स के भीतर होगा। यानी कि इस कंपाउंड का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं CONH3 होल 6 और ब्रैकेट में से Cl3। यही तीनों क्लोरीन क्या हुआ था, निकला हुआ था। फिर अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है, COCl3.5NH3। जब इसमें से 1 मोल डाले तो हम देख रहे हैं कि कितना मोल निकल रहा है, 2 मोल निकल रहा है। इसका जब 2 मोल निकल रहा होगा तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, इसका मतलब है कि इसमें से 2 गो क्लोरीन कहाँ होगा, बॉक्स के बाहर होगा और बाकी सारा कहाँ होगा, बॉक्स के भीतर। तो बॉक्स के भीतर क्या होगा, CO होगा, 5 गो NH3 होगा और 1 गो इसमें से Cl होगा। सही है। जब इसको डाले थे तो उसमें से 1 गो AgCl बना। इसका मतलब इसमें से एक गो क्लोरीन क्या हुआ है, बाहर था। यानी कि इसका अब कैसे बनाएंगे हम लोग, CONH3 4 और यहाँ पे Cl2 2 गो, यहाँ पे बाहर में 1 गो Cl, तब ने 1 गो Cl नहीं रिलीज हुआ है। इसको डाले तो एक भी AgCl नहीं बना। इसका मतलब ये कैसा कंपाउंड था, ये था CONH3 होल 3 Cl3 ब्रैकेट बंद, इसके बाहर में कोई नहीं है। समझ में आ रहा है? यानी कि कितने आयंस निकले यह इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आयनिक बॉन्ड कयगो था। जितना आयनिक बॉन्ड होगा उतना ही ना बॉन्ड टूटा होगा, क्योंकि बीच वाले तो टूटते नहीं है। क्या ये क्लोरीन बाहर निकला था, नहीं, ये नहीं, सिर्फ ये बाहर निकला, ये वाले क्लोरीन बाहर नहीं गए। यहाँ पे इस डब्बा में अगला है कि टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने बने। यहाँ पे बताइए कि जब इसको पानी में डालेंगे तो 3 क्लोरीन बाहर निकला और बड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स आयन भी तो बाहर निकला होगा कि नहीं निकला होगा।
तो 3 गो क्लोरीन है, एगो बड़ा सा कलर, टोटल कितना हो गया 4। यानी यहाँ पे कुल कितने आयंस निकले हैं 4 निकले। यहाँ पे इसको पानी में डाले तो 2 गो क्लोरीन और एगो बड़ा सा कॉम्प्लेक्स आयन, तो टोटल कितना आयन हो गया 3। यहाँ पे कितना निकला होगा, तो यहाँ पे कितना निकला होगा, कोई नहीं, 0। यहाँ पे आयन कहाँ है, यहाँ पे आयन है क्या, इसमें कितना होगा 0। यहाँ पे कोई आयन नहीं है, वो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल वैसे ही रह गया, मॉलिक्यूलर फॉर्म में रह गया, वो आयनिक नहीं बदला। अब बताइए ये समझ में आ गया टेबल, आपको टेबल समझ में आ गया। यही टेबल आपके एनसीईआरटी में, कोई बुक दीजिए हम आपको दिखा दें टेबल कहाँ पे है ये। यहाँ पे वो टेबल, यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं, नहीं यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे इस जगह पे ये चीज लिखी गई, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिखा गया, उसको टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे डिनोट किया गया, यहाँ पे लिखा गया, इसको यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा घर पे जाके, एक बार एनसीईआरटी को रीड कर लीजिएगा, आपके लिए ज्यादा आसानी हो जाए। बताइए ये समझने में दिक्कत हुआ है, ये समझ में आ गया है, क्या किए हम लोग, आगे बढ़ते हैं, हाला नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जाके चलिए, ये सारी छोटी छोटी चीजें समाप्त हो गई। अब हम लोग चलते हैं अपने नए स्टेप की तरफ, और हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, लिखना है, यहाँ पे हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये तैयारी हो रही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम लिखने की, और नाम आपको लिखने के लिए दे दिया गया। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखने नहीं आता है तो आप नाम नहीं लिख पाइएगा, बिना ऑक्सीडेशन नंबर के नाम लिख पाना संभव नहीं है। क्योंकि जैसे कि मान लेते हैं हमको इसका नाम लिखना है, इसका नाम, तो इसका नाम लिखते हैं हम लोग पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, ये 2 क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है ना। तो हम लोगों को नाम लिखने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर का जानना हमारे लिए क्या है, जरूरी है। कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, आप लोग में से कितने लोग रेडॉक्स रिएक्शन का क्लास किए हैं 11th वाला, हाथ उठाइएगा। रुई हाथ नहीं दिखाई दे रहा है हमको। यहाँ देखिए कितना लोग किया, हाथ उठाइए, और उठाइए, हाँ दे, कितना लोग किया है, बाकी लोग नहीं किया है, रेडॉक्स का क्लास नहीं किया हम लोग। रेडॉक्स रिएक्शन में सुनिए, रेडॉक्स की कॉपी जहां पे होगी वहां पे आपको सिखाया गया था कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। एक एग्जांपल अभी हम करा के आपको दिखा देते हैं, ताकि घर पे जाइएगा वो देखिए। एक काम करिएगा, लड़का लोग में किसके पास फेयर है, फेयर कॉपी है, खूब बढ़िया से बना बना के रखा, कोई हाथ उठाइए, एक आदमी सिंगल आदमी हाथ उठाइए, ये कोई जिम्मेवारी देंगे उसको। 90% शुरू का है ना ऑक्सीजन नंबर, तो उसका खूब बढ़िया से पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल दीजिएगा, ताकि जो लोग नहीं लिखे उनका भला हो जाए। और लड़की लोग में किसी के पास होगा, है ना, तो उसका पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है ना। आप लोगों को बस यही करना है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है थोड़ा सा सीख के आइएगा। अरे सिखाने तो कल हम सीखे करेंगे, तो आप पढ़ के आएंगे तो आपको ज्यादा ना अच्छे से समझ में आएगा, बात समझ में आ रहा है ना। तो इसको तो पढ़ के आइएगा ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आए। क्या करना है हम लोग को, ये देखिए यहाँ पे कुछ निकाल के आपको दिखाते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम करा के दिखाते हैं, अभी ध्यान से देखिए कैसे बनाया गया है। हमारे पास है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और हम आपसे कहें कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, बताइए कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ठीक है ना। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। देखिए अभी नया टॉपिक है, अभी आप लोग बतिया के समय बर्बाद कर रहे हैं अपना, आपको फिर ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। हम लोग क्या कहेंगे, हम किसका निकालना है, हमको सल्फर का निकालना है। अरे आदित्य मत कैसा काम कीजिए, तो एक बार टोके हैं फिर उसके बाद वही हाल है। सल्फर का हम कितना मान लिए, एक्स। हम मान लेते हैं सल्फर का एक ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, एक्स है। अब कहेंगे कि हाइड्रोजन का कितना होता है, तो हाइड्रोजन का होता है +1। कई गो हाइड्रोजन है, 2 गो, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है, कई गो ऑक्सीजन है, ओवरऑल इस टोटल डब्बा पे कितना चार्ज है, तो बराबर क्या कर लेंगे, यहां से क्या आ जाएगा, 2 + x - 8 बराबर 0, x - 6 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया +6। यहाँ पे सल्फर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6 में। एक दूसरा एग्जांपल करके देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए मान लेते हैं हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है H3PO4, और हम आपसे कहें कि आप हमको फास्फोरस का निकाल के दिखाइए।
हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे फॉस्फोरस को मान लेते हैं x, एक H पे कितना होता है +1, तो 3 का निकाला जा सकता है ऐसे करके। फिर एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो 4 का निकाल सकते हैं। अब बराबर इस टोटल पे कितना चार्ज यहाँ पे दिख रहा है, बराबर 0। क्या होगा 3 + x - 8 बराबर 0, x बराबर +5 हो जाएगा। ऐसा निकाल लेंगे। एक लास्ट एग्जांपल और करा देते हैं हम आपको नाइट्रेट का। यहाँ देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है NO3-। हम आपसे कहें कि नाइट्रोजन का निकाल के दिखाइए। अभी तो सारे सिंपल हैं, कॉम्प्लेक्स वाले थोड़े तो टफ होते हैं। और एक और बात, हम आपको कॉम्प्लेक्स वाले भी लास्ट टाइम निकलवा दिए थे। लास्ट जब आपको पढ़ा रहे थे 11th में, तो हम आपको कॉम्प्लेक्स का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाए हैं कि आप उसको उस समय सीख लीजिए। नाइट्रेट हम कहेंगे कि इसमें नाइट्रोजन का निकाल के दिखाइए। हम लोग क्या कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन का मान लेंगे x, एक ऑक्सीजन का हो जाएगा -2, तो 3 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा -2 × 3, और यहाँ पे बराबर कितना लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे एगो चार्ज है, इसलिए वहां पे क्या लिखेंगे -1। अब यहाँ पे क्या आया x - 6 बराबर -1, x बराबर क्या हो जाएगा। तो ऐसे ही ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। कल इस पे कुछ क्वेश्चन करके, ठीक है ना, या आपके लिए आपको तो स्लाइड आगे का बहुत आगे का भेज दिए कल हम, ठीक है ना, कहीं बार बार रोज भेजना नहीं पड़ेगा। तो आप लोग काम कीजिएगा, वहां पे स्लाइड को देख के 2-3 जो आगे के क्वेश्चन हैं कोशिश कीजिएगा सारा करके। आप करके आइएगा, आप उसके नीचे सबका सॉल्यूशन भी है, ठीक है ना, करके आइएगा, आपके लिए फायदा होगा। हम लोग तेजी में आगे बढ़ेंगे। नहीं करके आइएगा तो धीरे सिखाएंगे, देखा जाएगा क्या हो रहा है। हाँ सेम सारा मेथड पुराना वाला ही है, कोई नया चीज हम लोग नहीं सीखना है, ठीक है ना, पुराना वाला ही कहानी है इसके अंदर। सुनिए 1 मिनट।